अस्सलाम वालेकुम। आज बाबू ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हम आपको क्लास में सिंपल इंटरेस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। तो जब करवा दिए हैं तो आपको जब यहाँ पे हम सम्स लिखें तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस सम्स को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए सम्स बनता है या नहीं बनता है, बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह का सम्स हम आप लोग को करवाए हैं, बोर्ड वर्क भी इसका करवाए हैं हम का। अब बहुत कोई किया भी तो हमको याद है। तो ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनता है या नहीं बनता है, और बना करके हमको आप सेंड कीजिए, ठीक है। हम ग्रुप में ऑनलाइन है, अभी आप हमको सेंड कीजिए। और जिससे नहीं बन रहा और जिससे तो उसके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि सोमा आंटी डिपॉजिट्स ₹6,20,000। कोई सोमा आंटी है, वो कितना डिपॉजिट करती है? 6,20,000 इन सच अ वे इन 3 बैंक्स, 3 बैंक में जमा करती है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, 3 years and 5 years respectively, so that the total interest in the 3 banks are equal। कहना क्या चाह रहा है कि कोई सोमा आंटी है, वो 6,20,000 रुपया 3 अलग अलग बैंक में जमा करती है, ठीक है। किस रेट से? 5% के हिसाब से, यानी कि तीनों बैंक का रेट यहाँ पे क्या हो गया? सेम। मैंने पहला का भी 5%, दूसरा का भी रेट 5% और तीसरे का भी रेट 5% है। कितने कितने साल के लिए? पहला बैंक में वो 2 साल के लिए रखती है, दूसरे बैंक में 3 साल के लिए रखती है और तीसरे बैंक में वो 5 साल के लिए रखती है। इस हिसाब से रखती है कि सो दैट द टोटल इंटरेस्ट इन द बैंक्स आर इक्वल। जो टोटल इंटरेस्ट रहता है बैंक में, मतलब पहला बैंक कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, दूसरा बैंक कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, तीसरा बैंक कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, तो ये जो इंटरेस्ट तीनों बैंक दे रहा, वो इंटरेस्ट तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है लेट अस कैलकुलेट द मनी डिपॉजिटेड बाय सोमा आंटी इन ईच ऑफ द 3 बैंक्स। तो मनी जो है सोमा आंटी हर एक बैंक में कितना डिपॉजिट किया। तो पहले देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि सोमा आंटी के पास टोटल 6,20,000 रुपया है। इसमें से कुछ पैसा वो बैंक 1 में रखी होगी, कुछ पैसा बैंक 2 में रखी होगी, कुछ पैसा बैंक 3 में रखी होगी, और यही तीनों मिल करके कितना हो जा रहा है? 6,20,000 रुपया। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप 10 रुपया मार्केटिंग करने के लिए गया, 10 रुपये का, ठीक है। बस मानिए अभी 10 रुपये में कुछ होता नहीं है। आप सपोज कीजिए 3 रुपये का शर्ट खरीद लिए, 5 रुपया का पैंट खरीद लिए और 2 रुपया का कैप खरीद लिए, ठीक है। तो यानी कि ये 3, 5 और 2 ये तीनों मिलाकर के ही ना 10 हुआ। तीनों मिलाकर के क्या हुआ? 10, क्योंकि आप 10 रुपया को ही इस हिसाब से खर्च किए थे। सेम उसी तरह से ये सोमा आंटी करती है। तो हम मान ले रहे हैं कि 3 बैंक है ना, एक को बैंक 1 मान लिए हम, दूसरे को बैंक 2 मान लिए, तीसरे को बैंक 3 मान लिए। बात आ रहा समझ में? तो इसमें मान लिया जाए X रुपया जमा करती है, इसमें मान लिया जाए Y रुपया जमा करती है, इसमें मान लिया जाए Z रुपया जमा करती है। यानी कि ये तीनों मिला करके ही कितना हो जाएगा? X प्लस Y प्लस Z, यही तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 6,20,000। हम ऐसे लिख रहे हैं 6,20,000 बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। तो जो जमा किया पैसा उसी को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल X हो गया, इसका प्रिंसिपल Y हो गया, इसका प्रिंसिपल कितना हो गया? Z हो गया, ठीक है। अब बाबू रेट कितना दे रहा है बैंक? सारा बैंक का रेट तो सेम है, ये भी 5%, ये भी 5% और ये भी 5%। अगर रेट सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता, तो हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं। पहला बैंक में कितना साल के पैसा जमा करती है? ये 2 साल के लिए। दूसरा बैंक में कितना साल के लिए पैसा जमा करती है? 3 साल के लिए। और तीसरा बैंक में कितना साल के पैसा जमा करती है? 5 साल के लिए, ठीक है बाबू। तो इसका जो भी इंटरेस्ट रहा होगा, मान लीजिए I1 रहा होगा, इसका I2 रहा होगा, इसका I3 रहा होगा, तो ये तीनों इंटरेस्ट क्या है? टोटल इंटरेस्ट क्या बोला? इक्वल बोला। तो हम लोग ये लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से सम्स हम लोग करेंगे। ये जैसा पैटर्न आपको समझा रहे कि इस टाइप का सम्स बनेगा। बात आ रहा समझ में? क्या कहना चाह रहा?
क्वेश्चन को फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा कोई सोमा आंटी है, वो 6,20,000 रुपया बैंक में जमा करती है 3 अलग अलग बैंक में, इस हिसाब से कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हर एक बैंक से, वो तीनों इंटरेस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात आ रहा समझे, तीनों इंटरेस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, और बैंक का रेट सेम है 5% ही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेट अस कैलकुलेट द मनी डिपॉजिटेड बाय सोमा आंटी इन ईच ऑफ द 3 बैंक। तो हर एक बैंक में सोमा आंटी कितना रुपया डिपॉजिट करती है, ये आपसे पूछा गया है। बात आ रहा समझे। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इस सम्स को हम कैसे करें, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि लेट सोमा आंटी, ठीक है, लेट सोमा आंटी डिपॉजिट्स रुपीज X, रुपीज Y एंड रुपीज Z, ठीक है, इन 3 डिफरेंट बैंक्स, 3 अलग अलग बैंक में मान लीजिए डिपॉजिट करती है, ठीक। देन तो यही तीनों रुपया मिला के कितना हो जाएगा, देन हम लोग लिख सकते हैं X + Y + Z इक्वल टू 6,20,000, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ तक इस सबको समझ में आया, ये चीज़ लिख सकते हैं हम, ठीक है। वो अब हम यहाँ पे बना ले रहे हैं अलग अलग 3 अलग अलग बैंक बना ले रहे हैं। एक हो गया मेरा बैंक 1, आप लिखिएगा पूरा, हम B1 लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया बैंक 2, तीसरा हो गया बैंक 3। आप यहाँ पे बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 इस तरह से लिखिएगा। तो बैंक 1 का वो प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज X। बैंक 2 का प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज Y। बैंक 3 का प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज Z। प्रिंसिपल किसको कहा जाता है, हम जितना डिपॉजिट करते हैं या जितना पैसा हम ले रहे हैं किसी से या किसी को दे रहे हैं, वही ना हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है बाबू। तो रेट तो सबका सेम है, इसका भी रेट कितना दे रहा, 5% पर एनम। दूसरा बैंक भी रेट कितना दे रहा, 5% पर एनम। तीसरा बैंक रेट कितना दे रहा, 5% पर एनम, क्योंकि रेट क्या बोला है, रेट दोनों का क्या बोला है, सेम बोला है। टाइम अलग अलग है, एक का टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर, एक का टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ था। दूसरे का टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम कितना दिया हुआ था, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो एक का टाइम हो गया 2 ईयर, दूसरे का टाइम कितना हो गया, 3 ईयर, ठीक है, और तीसरे का टाइम कितना हो गया, 5 ईयर। ये हो गया बाबू। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बाबू, क्वेश्चन 2 तरीके से दो तीन तरीके से चेंज कर सकता है क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या बोला हुआ है, तीनों का इंटरेस्ट सेम है, एंड तीनों बैंक का इंटरेस्ट क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट 1 निकालेंगे, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, और तीनों इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। या तो क्वेश्चन इंटरेस्ट सेम करके देगा, या फिर क्वेश्चन अमाउंट सेम करके देगा, बोल देगा कि अमाउंट तीनों बैंक का इक्वल है, ठीक है बाबू। तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे। बात आ रहा समझ में। कंडीशन जो कंडीशन बोला रहेगा आप लोग उसके हिसाब से चलिएगा। बात समझ आया। हो सकता है क्वेश्चन दे कि सम ऑफ द इंटरेस्ट कुछ रुपया दे देगा, तो आप तीनों का इंटरेस्ट को ऐड करके जितना दिया रहेगा वो लिखिएगा। क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा क्या कहना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा है वो इंटरेस्ट तीनों का क्या बोला है, सेम बोला है। तो हम जो है यहाँ पे तीनों का क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तीनों का जब इंटरेस्ट निकालेंगे वो, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, I1। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं इंटरेस्ट का, PRT/100, PRT/100। P मेरा X, R मेरा 5 और T मेरा 2, इतना बाय 100। ये मेरा हो गया इंटरेस्ट पहले का, ठीक है। वो दूसरे का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो I2 कितना हो जाएगा, ये Y हो गया इसका प्रिंसिपल, PRT/100, यही हो गया ना प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। इसका I3 अगर निकालते हैं तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया, ZPRT/100। ये तीनों बाबू हम लोग इंटरेस्ट निकाल चुके हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन क्या बोल रहा है कि तीनों इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको तीनों इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। बात आ रहा समझ में। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा 5 से, यहाँ से ये भी कटेगा, यहाँ से ये भी कटेगा। तो हम यहाँ पे काट करके जो है ना डेटा बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। कट रहा हमको मालूम है, ये 5 2 10 कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। आप बहुत बेचैन हो गए काटने के लिए भी। आपको ध्यान होना चाहिए, हम आपको इससे पहले वीडियो क्लास जब कोई भी एक क्लास में बताए थे या क्लास में भी जब हम पढ़ाते थे तो उस वक्त बताते थे कि जब भी आपको ये लगे कि हमको सम्स का कंडीशन ऐसा है कि हमको आगे जा करके डिवाइड करना पड़ेगा या फिर इक्वल करना पड़ेगा, उस वक्त अगर ऐसा महसूस हो तो हम कैलकुलेशन लास्ट में जा करके करेंगे। ठीक है, शुरुआत में ही कट नहीं करेंगे या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा आसानी होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी इसको काटेंगे नहीं, जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या बोला है कि तीनों इंटरेस्ट क्या है, सेम है। कंडीशन क्या बोला है कि तीनों इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे तीनों इंटरेस्ट क्या करेंगे, सेम करेंगे। तीनों इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बाय द प्रॉब्लम ये चीज लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम, कि बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, I1 इक्वल टू I3 लिख सकते हैं। अच्छा, I1 अब मेरा कितना आया था बताइए बाबू आप लोग, I1 कितना था मेरा, x इंटू 5 इंटू 2 बाई 100। I2 कितना था, y इंटू 5 इंटू 3 बाई 100। और I3 कितना था, z इंटू 5 इंटू 100। ये चीज था मेरा, ये था ना वो। अब देखो यहाँ पे ये नीचे अगर तीनों कटेगा तो काट देंगे ना हम लोग, तो ये 100 तीनों से कट गया तो ये काट दिए हम। दूसरा ये देखो ये 5 तीनों कटेगा तभी काटेंगे, ये 5 कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा बचा वो क्या बचा, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। ठीक है, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। ठीक है बाबू। तो जब यहाँ पे ऐसा रहता है तो आपको अलजेब्रा फर्स्ट क्लास का वीडियो या सेकेंड क्लास का वीडियो देखिएगा, अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1 या अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 2, उसमें हम आपको बताए थे कि जब ऐसा रहा करे तो डायरेक्ट हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं x/y/z में। जब भी इस तरह से रहेगा तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, उस वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं अलजेब्रा क्लास 1 और क्लास 2। अगर नहीं देखा हुआ आप उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा भूले हुए तो हम यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, 15:10:6 आएगा, आप देख लीजिएगा उसमें कैसे होता है। तो ये x/y/z हो गया, 15:10:6। अगर ये तीनों कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब मेरे हाथ में दो चीज है, क्या चीज, एक तो x/y/z ये चीज है मेरे पास, ठीक है, एक तो ये चीज है, और दूसरा देखो ये चीज है जहां पे हम लिखे थे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,20,000, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज है। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चीज का रेशियो दिया रहता है और सम दिया रहता है तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है। ये 10 था, 10 है, ये 6 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे x/y/z आ गया 15:10:6 एंड, और ये कितना दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे फिर से हम लिख रहे हैं एंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना दिया हुआ है 6,20,000, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ था। तो जब भी रेशियो दिया रहता है और रेशियो का जो सम दिया रहता है, ये दोनों चीज दिया रहता है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर, ये एक्सप्लेन शायद किए हम अलजेब्रा में, देखिएगा, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x मेरा ऊपर 15 ऊपर, नीचे जो है वो सम ऑफ द रेशियो लिखते हैं, यानी कि 15 प्लस 10 प्लस 6, नीचे जो क्या लिखते हैं सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल सम। टोटल सम कितना है 6,20,000। क्या बोले हम, x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला टर्म ऊपर
नीचे जो लिखते हैं वो सम ऑफ द रेशियो और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ये टोटल। ये हो गया x का। अगर y का निकालना चाहे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर, तो y का कितना दिया हुआ है 10, तो 10 मेरा कहाँ जाएगा ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रेशियो यानी कि 15 प्लस 10 प्लस 6 इंटू सम टोटल जो भी है। आप हम ये सिखाने के लिए इतना ऐड कर रहे हैं, आप मन में डायरेक्ट कीजिएगा इसको। और z आप लोग हमको होमवर्क करके दिखाइएगा, z का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, ठीक है। हमको ग्रुप में भेजिएगा z का वैल्यू निकाल करके। यहाँ से x कितना हो जाएगा 15 बाई, बाबू जब इसको ऐड करेंगे तो 10 6 16, 16 में 15 कितना हो गया 31 इंटू 6,20,000 ये हो गया। अब यहाँ पे ये कट रहा, ये 31 से ये 2 कट रहा, ठीक है। ये हो गया 15 2 30, 30 पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। उसी हिसाब से y का कितना निकलेगा 10 बाई ये लिखेंगे 31 इंटू 62 पे 1 2 3 4, ये कटेगा, ये भी 2 से जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 टू द 20 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। z आपको निकालना है, ठीक है। z कितना आएगा वो आपको निकालना है। आपसे तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लेट अस कैलकुलेट द मनी डिपॉजिटेड बाय सोमा आंटी इन ईच ऑफ द 3 बैंक, यही ना पूछा था। तो सोमा आंटी डिपॉजिटेड कितना हो गया रुपीज 3 लाख 2 लाख और जो भी है z का निकलेगा इतना इन 3 डिफरेंट बैंक। बात आ रहा समझ में? तो ये मेरा हो गया। लास्ट में सेंटेंस लिख लीजिएगा। क्लियर है वो? तो देखो वो ये सम्स में उतना कुछ था नहीं, आपको बस नॉर्मल समझना था क्या करना है। सिंपल सा है, किस कोई भी है उसके पास टोटल 6,20,000 रुपया था, 3 अलग अलग बैंक में जमा किया था। हम बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3 मान लिए, एक में x मान लिए, दूसरा का y मान लिए, तीसरा का z मान लिया, क्योंकि यही x y z मिला के कितना होगा 6,20,000 होगा, है ना। 6,20,000 होगा। पहला ये रेट तो सबका सेम था। पहला बैंक में पैसा रखता है वो 2 साल के लिए, दूसरा में 3 साल के लिए और तीसरे में 5 साल के लिए। तो बस इतना चीज था मेरे पास। और ये बोल दिया था कि इंटरेस्ट दोनों क्या है इक्वल है। हम मान लिए कि वो ₹X ₹Y ₹Z वो 3 अलग अलग बैंक में जमा करती है, तो यानी कि तीनों रुपये मिला के कितना हो जाएगा 6,20,000 रुपये, क्योंकि इसी को अलग अलग करके जमा करती है। यहाँ पे सेपरेट कर लिया बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3। इसका प्रिंसिपल हो गया x, इसका प्रिंसिपल हो गया y, इसका प्रिंसिपल हो गया z। रेट तो तीनों का सेम था। टाइम 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर दिया हुआ है। यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लिए, इसका भी इंटरेस्ट निकाल लिया, इसका भी इंटरेस्ट निकाले। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही कर सकता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तीनों इंटरेस्ट क्या है इक्वल है। तो जब तीनों इंटरेस्ट इक्वल है तो हम भी वही चीज़ लिखें। तो बाय द प्रॉब्लम तीनों इंटरेस्ट क्या लिख दिए इक्वल लिख दिए। इंटरेस्ट इक्वल तो इंटरेस्ट का वैल्यू निकालें। और जब तीनों कटेगा तो काट देंगे, जैसे 100 तीनों में था तीनों काट दिए, 5 तीनों में था तीनों में काट दिए। यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y, यहाँ बचेगा 5z, ठीक है। यहाँ पे हम अलजेब्रा में आपको बताए थे डायरेक्ट कैसे किया जाता है ना, बताए थे ना अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1 या प्रैक्टिस सेट 2। देखिएगा, रिवीजन करते रहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। आप छोड़ दीजिएगा ना तो भूल जाइएगा। तो यहाँ से x/y/z निकालेंगे, तो x/y/z कितना आ जाएगा 15:10:6। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हो सकता है आप में से कि बहुत कोई याद ना रहे। जब भी इस तरह से रहेगा 2x = 3y = 5z, जब भी इस तरह से रहेगा, कैमरा मार रहा है, हाँ, 2x = 3y = 5z, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे हम x/y/z का। इन तीनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 235 का एलसीएम लेंगे। 235 का एलसीएम कितना होगा बाबू 30 होगा। 235 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 235 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, है ना। 30 ना होगा, 235 का एलसीएम 30 होगा। तो 2 का टेबल 30 का पढ़ेंगे कितना होगा 15, 3 से पढ़ेंगे 3 × 10 = 30, 5 से पढ़ेंगे 5 × 6 = 30, तो वही 15:10:6। तो यहाँ पे रेशियो मेरा निकल गया। सम ऑफ द रेशियो आपका दिया हुआ है 6,20,000, तो जिसका वैल्यू निकालना रहेगा वो ऊपर रहेगा, जैसे 15 यहाँ पे ऊपर रहेगा, नीचे सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सम से। तो यहाँ से x निकल गया, उसी तरह से y निकल गया, आप z निकालिएगा, ठीक है बाबू। उम्मीद करें समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। इस टाइप का सम्स देखिएगा और रहेगा तो बनाइएगा।
ठीक है। प्रैक्टिस आप हर तरह का सम्स कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज रिलेटेड सम्स पे डिपेंड मत रहिएगा कि यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर तरह का सम्स आप सीख करके जाइए, आए या फिर ना आए, अपना तैयारी आप पूरा 100% रखिए। ठीक है, तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। जैसे वहाँ पे 3 डिफरेंट बैंक्स था, वही वैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कीम है। तो आप स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 कीजिएगा। फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर। यहाँ पे 6 साल के लिए, स्कीम 1 में टाइम है 6 ईयर, स्कीम 2 में है 10 ईयर और स्कीम 3 में है 12 ईयर। अब यहाँ पे देखिए रेट अलग अलग दिया हुआ है। जैसे वहाँ पे रेट सब में 5% था, तो यहाँ पे रेट एक में 10% है, दूसरे में 12% है, तीसरे में 15% है। उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो रेट रहेगा आप वो पुट कीजिएगा, अगर सेम है तो सेम पुट कीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग पुट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर एक स्कीम को कंप्लीट होने के बाद, ही गेट द सेम इंटरेस्ट, यानी कि तीनों का इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आपसे यहाँ पे सिर्फ रेशियो मांगा है इन्वेस्टमेंट का, तो इसको कीजिएगा पहले की तरह ही है। ठीक है, कुछ करना नहीं। मान लीजिए इसका x है, एक का मान लीजिए x, दूसरे का मान लीजिएगा y, तीसरे का मान लीजिएगा z। तो प्रिंसिपल हो गया x, एक का, दूसरे का y, तीसरे का z। टाइम आप मान लीजिएगा 6 ईयर, फिर दूसरे का 10 ईयर, फिर 12 ईयर, टाइम आपका हो गया। रेट यहाँ पे एक का होगा 10%, दूसरे का होगा 12%, तीसरे का होगा 15%। यहाँ से I1 निकालिएगा, I2 निकालिएगा और I3 निकालिएगा। तीनों इंटरेस्ट क्या है, सेम है। जब तीनों इंटरेस्ट सेम है तो फिर इक्वल कीजिएगा। इक्वल करने के बाद आपको रेशियो निकलवाए थे ना, x/y/z, तो बस उतना रेशियो में ही आपको निकालना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप हमको ग्रुप में इसको ये पिक लेकर के भेज दीजिएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, बता रहा समझ में? तो ये आप खुद से कीजिएगा। इसका तो खैर इसका डायरेक्ट भी बनता है, वो हम बाद में बता देंगे, एक लाइन में बन जाता है इसका, वो हम बाद में आने वाले क्लास में बाद में बताएंगे। जब हम MCQ वगैरह सॉल्व करवाएंगे ना लास्ट में प्रैक्टिस सेट, तब करवाएंगे हम। ठीक है, तो आप इसको हमको ग्रुप में भेज दीजिएगा इसको बना करके। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाबू आज का 3rd क्वेश्चन है। इस सम्स को हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये MCQ में भी आता है ये सम्स और आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आता है ये सम्स। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला मेथड हम पूरा डिटेल इसको लेकर के समझाएंगे आपको पूरा डिटेल में। दूसरा मेथड में हम आपको मतलब एक ही लाइन में बता देंगे, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड रहेगा। 3 मेथड से इस सम्स को बताएंगे हम। ठीक है, इस सम्स को हम 3 मेथड से बताएंगे। तीनों अच्छा है। पहला तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा कुछ लाइन लिखेंगे, तीसरा तो बस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप तीनों जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये MCQ में भी आता है। अब MCQ में आएगा, आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से बनाएंगे तो अभी मतलब का आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 20 ईयर। कोई एक अमाउंट है, वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, मतलब डबल हो गया अपने प्रिंसिपल का। कितने साल में, 20 ईयर्स में। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट कुछ रहा होगा, क्या रहा है नहीं पता। ठीक है, फुल स्टॉप कह रहा है। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा उसी रेट से जो पहले था, उसी रेट से जो पहले था। दैट अमाउंट बिकम थ्राइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स। तो कह रहा है वो जो अमाउंट है वो 3 गुना हो जाएगा अपने प्रिंसिपल का कितने साल में। बात है समय। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कोई एक पैसा है वो डबल हो जाता है 20 साल में। तो कह रहा कि 3 गुना, 2 गुना हो गया 20 साल में, 3 गुना कितने साल में होगा। बात रहा समझ में। रेट दोनों केस में क्या है, सेम है। जो रेट 2 गुना होने में जो इतना रेट था, वही रेट 3 गुना होने में है। बात रहा समझ में। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा कि कोई पैसा डबल हो गया है 20 साल में, तो वही पैसा कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग 2-3 तरीके से करेंगे। पहला तो हम एकदम पूरा डिटेल इसको समझाएंगे, उसके बाद दूसरा में इसका MCQ ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे कैसे करके बनता है। ठीक है बाबू, तो हम चलते हैं। पहले मेथड 1 में आते हैं, जिसको हम पूरा डिटेल लेके पढ़ाएंगे। आप लोग मेथड 1 को जानते होंगे, बहुत कोई स्टूडेंट जानता होगा, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेथड 1 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 20 ईयर।
कोई एक अमाउंट है, वो प्रिंसिपल का क्या हो गया, डबल हो गया 20 साल में, तो मान लेंगे प्रिंसिपल कितना है, लेट प्रिंसिपल को कितना मानेंगे हम लोग, लेट प्रिंसिपल कितना मान लिए हम लोग, लेट प्रिंसिपल भी ₹X मान लिए, प्रिंसिपल कितना मान लिए, X। डबल हो गया वो पैसा, है ना, डबल हो गया, तो यानी कि डबल जो हो गया यानी अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट बाबू कितना हो गया 2x, क्योंकि जितना था उसका डबल हो गया, x था तो उसका 2x हो गया। कितने साल में डबल हो गया, टाइम कितना दिया हुआ है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स में डबल हो गया। बात आ रहा समझ में। रेट आपको पता नहीं है तो रेट हम आर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, रेट हम आपको आर रहने दे रहे हैं। अच्छा वो प्रिंसिपल आपको पता है, अमाउंट आपको पता है ना। हम जब एक्सप्लेन किए थे सिंपल इंटरेस्ट, हम बोले थे ना कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 ये होता है। तो हमको तो इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट मतलब हम लोग जानते हैं ना कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ये पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से इंटरेस्ट का वैल्यू क्या निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट बाबू कितना है 2x माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका x इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका x दिया हुआ है, रेट तो हम r रहने दिए, टाइम कितना है 20 ईयर, और ये 100 आपका, ठीक है बाबू। तो ये 2x माइनस x कितना हो गया x, यहाँ पे ये हो गया x इंटू आर इंटू ये कट जाएगा 20 से, ये 5 हो गया, तो ये r बस कुछ नहीं, वो तो कट गया बाई 5। यहाँ से वो x से x कैंसिल, तो ये जो बचा वो क्या बचा 1 इक्वल टू r/5। तो r का वैल्यू कितना आ गया 5% पर एनम। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लिए, रेट कितना निकल गया 5% पर एनम आपका क्या निकल गया रेट। क्वेश्चन कह रहा था कि उसी रेट से एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो रेट था उसी रेट से, यानी रेट कितना था 5%, उसी रेट से कह रहा डेट अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल था वो 3 गुना कितने साल में हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। तो इसी रेट से प्रिंसिपल मेरा 3 गुना हो जाएगा कितने साल में। तो प्रिंसिपल तो मेरा भाई ये तो मेरा केस 1 था, केस 1। केस 2 में क्या कह रहा बाबू, केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल तो ₹X ही है। अब ये कितना अमाउंट हो गया है 3x, क्योंकि थ्राइस बोला है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट अमाउंट बिकम थ्राइस, अमाउंट क्या हो गया थ्राइस हो गया, किसका प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल x अमाउंट 3x। सेम रेट, तो रेट कितना था 5% पर एनम, जो इसमें रेट था वही ना इसका रेट है, रेट 5% पर एनम, तो यही रेट इसका हो जाएगा 5% पर एनम, ठीक है 5% पर एनम। आपसे टाइम पूछा है, टाइम आपसे पूछा है, तो हम लोग जानते हैं फिर से वही चीज फॉर्मूला, I इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग PRT/100। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, जब इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रिंसिपल पता है आपको, अमाउंट पता है, तो इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आपका 3x माइनस प्रिंसिपल आपका x, ये x दिया हुआ है, रेट 5%, टाइम आपसे पूछ रहा है t रहने दे रहे हैं, ये 100, ठीक है बाबू। तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x, ये आपका हो गया x, ये 5 इंटू t/100, यहाँ ये x से x कटेगा और ये 5 से कटेगा, ये 20 होगा ना। तो ये जो बचा क्या बचा 2 इक्वल टू t/20, तो यहाँ से t का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया 40 ईयर, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बात आ रहा समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे हम अभी। क्वेश्चन पहले देखिए, कह रहा अमाउंट जो है वो डबल हो गया कितने साल में 20 साल में, कुछ रेट से, रेट कुछ रहा होगा, तो हम लोग मान लिए प्रिंसिपल x था, अमाउंट इसका डबल हो गया प्रिंसिपल का, तो अमाउंट कितना हो गया 2x, क्योंकि अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ट्वाइस हो गया किसका प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल x तो अमाउंट कितना हो गया 2x, कितने साल में 20 साल में, 20 ईयर में,
रेट कुछ रहा होगा, मार मान लिए। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। इंटरेस्ट आपका दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से करके हम रेट निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से कितना निकाल लिया, रेट। अब कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ देखिए ये केस 1 था, अब यहाँ से केस 2 शुरू हो रहा है। कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट जो था वही रेट से, रेट कितना था 5%। कह रहा है डेट अमाउंट मतलब वही पैसा बिकम थ्राइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, अमाउंट जो होता है क्या होता है, प्रिंसिपल का क्या होता है 3 गुना हो गया। कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा। तो केस 2 में प्रिंसिपल x, अमाउंट 3 गुना हो गया, रेट तो वही सेम, पहले 5% निकाले थे, कितने साल में। तो यहाँ जस्ट फॉर्मूला पुट करके टाइम मेरा निकल गया 40 ईयर्स। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है। तो इसको हम और 2 तरीके से देखेंगे, इसको हम और 2 तरीके से देखेंगे, इस सम्स को कैसे करके बनता है, ठीक है बाबू। इस सम्स को हम और 2 तरीके से देखते हैं। लेकिन एमसीक्यू पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। आपको आता होगा, फिर भी हम ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग बाबू क्या जानते हैं, फॉर्मूला I इक्वल टू क्या जानते हैं, पी आर टी बाई 100, यही ना जानते हैं। I इक्वल टू क्या जानते हैं, पी आर टी बाई 100। जब वेरिएशन आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जाए रेट और टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, ध्यान दीजिए मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लिया जाए रेट और टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर रेट और टाइम कांस्टेंट है, 100 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। रेट और टाइम हम फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए हम बोल देते हैं कि रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट, रेट फिक्स कर दे रहे हैं रेट और टाइम को, 100 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ बाबू, रेट और टाइम कांस्टेंट हुआ, तो ये पूरा पार्ट देखो कांस्टेंट हो गया कि नहीं, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि हम ये मान ले रहे हैं कि आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। ये हम मान लिए कि रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपको वेरिएशन याद होगा, वेरिएशन चैप्टर में, कि जैसे ही कांस्टेंट को हम हटाते हैं, जैसे ही कांस्टेंट को हटाते हैं, तो ये इक्वल जो है वो क्या बन जाता है, वेरीज का साइन बन जाता है, प्रोपोर्शनल का, और जो जैसे है वैसे। तो ये आई प्रोपोर्शनल क्या हो गया, पी, कब, जब रेट और टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर रेट और टाइम कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा, इस टाइप का है, पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या हो गया, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। बात आ रहा समझ में बाबू। तो जब भी कोई नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू P1 बाई P2। जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल रहेगा तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू P1 बाई P2, जब I और P डायरेक्टली रिलेशन में रहेगा तब। सेम उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे R और T को फिक्स रखे हैं, हम तो किसी और को भी फिक्स रख सकते थे। ये मेरा ये रिलेशन है, I इक्वल टू P R T बाई 100। अब हम यहाँ पे क्या किए बाबू, कि हम जो है ना P और R को कांस्टेंट रखते हैं। किसको कांस्टेंट रखते हैं, P और R को, P और R को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, उसको। तो पी आर कांस्टेंट रखते हैं, तो 100 तो ऑलरेडी एक नंबर है, तो 100 तो कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट, मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तब यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है बाबू, आई प्रोपोर्शनल टी, आई प्रोपोर्शनल टी, कब, जब पी और आर क्या है, कांस्टेंट है, जब पी और आर क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे ही ये दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू T1 बाई T2। क्लियर है बाबू। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम I और P का रिलेशन लिए जब ये दोनों कांस्टेंट था, रेट और टाइम कांस्टेंट था। यहाँ पे हम I और T का रिलेशन लिए जब P और R कांस्टेंट था। उसी तरह से हम लोग P और T को कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आप बताइएगा क्या आएगा हमको, ठीक है, एक बार P और T लेकर के कीजिएगा।
बात आ रहा समझ में बाबू? ठीक है, ये मेरा रिलेशन था। अगर कोई बोलता है सर अगर हम इंटरेस्ट को कांस्टेंट पकड़े और प्रिंसिपल को कांस्टेंट पकड़े तब क्या रिलेशन आता है, वो देखते हैं। अगर इंटरेस्ट को कांस्टेंट पकड़ते हैं और प्रिंसिपल को कांस्टेंट पकड़ते हैं तो ये रिलेशन है दिया हुआ, ये रिलेशन है I इक्वल टू पी आर टी बाई 100। हम ये मान ले रहे हैं कि इंटरेस्ट मेरा कांस्टेंट है और कुछ भी इसमें से पी मेरा कांस्टेंट है, तब क्या होगा, ये कांस्टेंट पी कांस्टेंट है ना, ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये दोनों मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपको वेरिएशन चैप्टर में हम क्या पढ़ाए थे, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये कांस्टेंट, तो बचेगा क्या चीज, ये दोनों आर आर टी, यानी कि आर टी जो होगा वो देखो तो ये चीज होगा 100 इंटू आई बाई पी, यही होगा कि नहीं, आर टी का वैल्यू जो होगा ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई पी नीचे, तो पी मेरा आई मेरा कांस्टेंट, पी मेरा कांस्टेंट, ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब भी दो चीज प्रोडक्ट करने से कांस्टेंट आता है तो दोनों का रिलेशन क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम आपको बताया था ना कि जब कोई चीज को डिवाइड करने से कांस्टेंट आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और जब कोई चीज को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आता है तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जब किसी चीज को हम डिवाइड करके कांस्टेंट लाते हैं तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट लाते हैं तो ये दोनों चीज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी वही चीज है, आई और पी में अगर हम डिवाइड करते हैं, आई बाई पी करते हैं हम, तो यही चीज तो बचता है आर टी बाई 100, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो देखो डिवाइड करने से यहाँ पे कांस्टेंट आया, तो डिवाइड करने से कांस्टेंट आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आ रहा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आर और टी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर और टी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो जब भी आर और टी जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग लिखेंगे R1 बाई R2, यहाँ पे पलट जाएगा, जैसे यहाँ पे I1 बाई I2 P1 बाई P2 होता था, यहाँ पे पलट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T2 बाई T1। ठीक है, ये सारा कुछ वेरिएशन का है, हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में आपको समझा रहे हैं। बात आ रहा समझ में? अब आते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन था क्या। ठीक है, इसके चक्कर में आप क्वेश्चन तो नहीं ना भूल गए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब दो चीज को डिवाइड करने से कांस्टेंट आता है तो वो दोनों चीज का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सेम चीज I1 बाई I2 इक्वल टू P1 बाई P2। अगर कोई चीज को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आता है तो ये दोनों चीज में रिलेशन बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तब यहाँ पे लिखते हैं हम कि R1 बाई R2, ये पलट जाता है, जैसे 1 2 था तो यहाँ पे 2 1 हो जाता है। बात आ रहा समझ में? ये सारा हम वेरिएशन का टॉपिक है। एग्जाम में ऐसा MCQ क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, माध्यमिक का, ज्यादा दिन पहले नहीं, 1-2 साल पहले ही इसमें ये पूछ लिया था। कोई भी दो चीज कांस्टेंट दे दिया था, मान लीजिए आपको R और T कांस्टेंट दे दिया, मान लिया आपको R और T क्या किया, कांस्टेंट दे दिया, तो रिलेशन पूछा था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में। ठीक है, या फिर आपको कांस्टेंट दे देगा, आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कांस्टेंट दे देगा, आपसे रिलेशन पूछेगा रेट और टाइम में क्या रिलेशन है। हो सकता है आपसे I और T कांस्टेंट दे देगा, आपसे पूछेगा P और R में क्या रिलेशन है। बात आ रहा समझ में? तो इस तरह से आपसे पूछेगा, इतना कुछ हेडेक वाला बात है नहीं है। सिंपली जब भी जैसे I कांस्टेंट दिया तो इन दोनों चीज प्रोडक्ट में रहेगा, जब भी प्रोडक्ट में रहेगा तो आप इनवर्सली समझ जाइएगा, और जब प्रोडक्ट में नहीं रहेगा तो आप उसको क्या समझ जाइएगा, डायरेक्टली समझ जाइएगा। मतलब एक इक्वल का दूसरे तरफ और दूसरा इक्वल का दूसरे तरफ है। जैसे यहाँ पे I और P दोनों इक्वल का, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। जब भी ऐसा केस आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड डायरेक्टली, और जब दोनों एक ही साइड रह जाएगा तो समझ जाइए इनडायरेक्टली। जैसे यहाँ पे R और T एक ही साइड में है तो R और T में रिलेशन इनवर्सली आएगा, P और R में रिलेशन क्या आएगा, इनवर्सली आएगा, दोनों एक ही साइड में है ना, लेकिन इन दोनों को कांस्टेंट होना होगा। सिमिलरली यहाँ P और T में कैसा रिलेशन आ जाएगा, जब I और R कांस्टेंट रहेगा तो P और T क्या रहेगा, इनवर्सली रहेगा, P और T एक ही साइड में इक्वल का। बात आ रहा समझ में? तो इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हम आते हैं अब अपना क्वेश्चन पे, हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन था उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा क्या था
कि एन अमाउंट बिकम, क्वेश्चन मेरा क्या था कि एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 20 ईयर। बात देखिए यहाँ पे किसका किसका हो रहा है। एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 20 ईयर। कोई एक अमाउंट है, वो प्रिंसिपल का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। ठीक है, वो प्रिंसिपल का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो प्रिंसिपल अगर एक्स है, प्रिंसिपल अगर क्या है, एक्स है, तो अमाउंट कितना हो गया, 2x हो गया। कितने साल में, टाइम कितना दिया हुआ है, t1 कितना दिया हुआ है, 20 ईयर। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, एट द सेम रेट, यानी कि रेट जो पहले था वही बाद में है, यानी कि रेट फिक्स है। रेट फिक्स है मतलब रेट क्या है, कांस्टेंट है। रेट क्या है, कांस्टेंट है। दैट अमाउंट बिकम थ्राइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल कितना x, तो अमाउंट कितना होगा 3x। कितने साल में, आपसे टाइम निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, आपसे टाइम निकालने के लिए कह रहा है। तो बाबू हम जो भी रिलेशन बताएं उसमें अमाउंट का कहीं जिक्र ही नहीं किए। हम पढ़ाने वक्त भी आपको बताए थे कि हमको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में किसमें इंटरेस्ट है, बताओ, इंटरेस्ट पे। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमको बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे। तो यहां से इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x बताया था ना आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। यहां से इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 3x माइनस एक्स, 2x, ये निकलेगा ना। अब आपके पास देखिए I1 है, I2 है, T1 है, T2 है। हम रिलेशन जानते हैं ना, I1 बाई I2 इक्वल टू T1 बाई T2। I1 का वैल्यू कितना x, I2 का वैल्यू कितना 2x, T1 का वैल्यू कितना 20 और T2 आपसे निकालने के लिए कह रहा है। ये x कैंसिल, तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना हो गया 40 ईयर। ठीक है, ये T2 का वैल्यू कितना हो गया 40 ईयर हो गया। थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको, फर्स्ट टाइम है, उतना कुछ नहीं। आप देखिए जब भी ट्वाइस है, आप मन में ही सोचिएगा कि उतना कुछ झमेला है ही नहीं कि अमाउंट ट्वाइस हो गया, है ना। यानी कि आपके पास मान लीजिए 1 रुपया था, आपके पास कितना था, 1 रुपया था, कितना हो गया 2 रुपया। तो इंटरेस्ट किसको कहते हैं, कितना बढ़ा है उसी को ना कहते हैं इंटरेस्ट। जितना बढ़ता है उसी को ना इंटरेस्ट कहा जाता है, कि मेरा जितना रुपया बढ़ रहा है उसी को तो इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स। तो ये तो ऐसे, जब भी आपको ये चीज, ये इस टाइप का समझ आएगा तो आपको ये रिलेशन ध्यान रहना चाहिए, I1 बाई I2 क्या होता है, T1 बाई T2, ये ध्यान रहना चाहिए। तो I1 मेरा कि ट्वाइस जैसे ही देखें तो इसमें एक कम कर दीजिएगा। अगर 4 टाइम देखते तो 3, ठीक है, तो ट्वाइस देखे तो कितना होगा 1, तो 1x। नेक्स्ट में कितना देख रहे हैं, थ्राइस देख रहे हैं, तो कितना लिखेंगे 2x। टाइम कितना दिया हुआ है 20, दूसरा का पूछ रहा है, तो यहाँ से निकल जाता है। बात आ रहा समझ में, इस टाइप का। क्लियर है, कुछ दिक्कत परेशानी। तो ये था जब शॉर्ट आंसर टाइप MCQ में जब कहेगा तभी इस तरह से करेंगे। बात आ रहा समझ में, ठीक है। एक और आप देख लीजिए, तुरंत देखते ही जैसे ही ट्वाइस बोलेगा ना, आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, इधर टाइम लिखेंगे। आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखिएगा और यहाँ पे टाइम लिखिएगा। ठीक है, कैमरा एडजस्ट कर रहा, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको MCQ टाइप में कैसे करेंगे। कह रहा है एन अमाउंट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 20 ईयर। अब यहाँ पे हम 4 टाइम्स देख रहे हैं, है ना। फॉर्मूला हम यही जानते हैं, I1 बाई I2 इक्वल टू T1 बाई T2। ये आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है MCQ में, अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 4 टाइम्स देखे तो इससे एक कम कीजिएगा आप, 3 लिखिएगा बाय कितने साल में 20 ईयर में। तो T1 कितना हो गया 20 एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट अमाउंट बिकम 13 टाइम्स। 13 टाइम्स है तो 13 का एक कम कीजिएगा, कितना होगा 12। कितने साल में आपसे पूछ रहा है, तो ये T हो गया। अब ये कट करेगा, 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ से 80 आ गया। ये भी ऐसा नहीं कि हमेशा 80 ही आएगा, आप ये भी सोच लीजिएगा कि हमेशा 80 ही आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम क्वेश्चन इसी पे चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स है, हम इसको 5 टाइम्स कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, इसको हम 5 टाइम्स कर दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पे 5 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 टाइम्स। ये 20 साल की जगह पे हम कितना कर दे रहे हैं, 30 साल कर दे रहे हैं।
ये 30 साल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम कितना कर दे, 16 कर दे रहे हैं, 16। तो क्या कीजिएगा, 5 टाइम्स है, 5 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 4/30 ईयर है, तो यहाँ पे 30 सिर्फ इंटरेस्ट में घटाइएगा, ठीक है, अमाउंट में, टाइम ऐसे ही रहने दीजिएगा। 16 टाइम्स 16 का ये कितना हो जाएगा, अच्छा 5 टाइम्स है ना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए हैं, यहाँ पे 17 कर रहे हैं हम, कितना ईयर होगा, 17, तो 17 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 16, एक कम करेंगे तो ये टाइम आपसे निकालने के लिए कह रहा, करेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ईयर। तो इस तरह से करेंगे एमसीक्यू में, वरना रेट निकालना अलग पड़ता है, फिर अलग अलग बहुत बड़ा बन जाता है। तो एमसीक्यू में जब भी रहेगा तो आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा है, आप उसको होमवर्क करके हमको दिखाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए मेरे साथ, लिखिए अ सम बिकम ट्रिपल इन 6 ईयर। क्या लिखा है, अ सम बिकम ट्रिपल इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी फुल स्टॉप, द सेम सम विल बिकम 19 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। ये आप लोग करके हमको भेजिएगा ग्रुप में। तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करें जो पढ़ाए होंगे वो समझ में आया होगा। आज थोड़ा हम एप्लीकेशन लिए वेरिएशन चैप्टर का, ठीक है। वो जो क्वेश्चन था ना कि कौन किसका प्रोपोर्शनल होगा, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछे हुए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा, हम बाद में बता देंगे आपको। आपसे हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट और टाइम कांस्टेंट रहता है, अगर इंटरेस्ट और टाइम कांस्टेंट रहता है तो आप रिलेशन बताइएगा पी और आर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। पी और आर में क्या रिलेशन होगा, ये आप हमको ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आप अपना अच्छा ख्याल रखिएगा, अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।